चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। और आज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि गेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझ रहे हो तो आगे की जो पूरी क्लासेस हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वो इसी पे चलेगी। आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर जो मैं अभी फाउंडेशन एक तरह से ले रहा हूं और जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, जहां पर मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन और मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का बेसिक बताऊंगा और रेसिड्यू का बेसिक बताऊंगा और टेलर और लॉरेंट का बेसिक बताने वाला हूं। और आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 के बारे में। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको समझेंगे। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो ये बहुत बेसिक चीजें जो कि आपको यूज में आने वाली। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नॉर्मली कैलकुलस की बात करी जाए, है ना, कैलकुलस की बात करी जाए तो कैलकुलस के अंदर क्या होता है भैया, हमारे पास नंबर्स होते हैं, याद है, रियल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे होते हैं भैया, रियल नंबर्स ऐसे होते हैं ना, 1 2 3, है ना, ये सब हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं ना जिसमें रेशनल इरेशनल सब आते हैं। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे रियल फंक्शन होता है। क्या होता है? रियल। सबसे पहले बात करेंगे रियल वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, है ना। और रियल वेरिएबल को हम क्या लेते हैं, सुन, एक्स वाई और भी अलग अलग नाम हम देते हैं यहाँ पे ना। एक होता है हमारे पास रियल फंक्शन, है ना, रियल फंक्शन, है ना। और रियल फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास एफ एक्स टाइप का हो सकता है, एफ वाई टाइप का हो सकता है, एफ एक्स कोमा वाई टाइप का हो सकता है। इस टाइप के हमारे पास रियल फंक्शन होते हैं। ये सब आप रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। बट स्टूडेंट, जब कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए, है ना, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करी जाए यहाँ पे, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बात करी जाए तो यहां बात करेंगे सुन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ना। तो सुन कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, 2 + 3 आयोटा टाइप, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में ना, ध्यान दीजिएगा, या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बात करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, या हम बात करें यू प्लस आयोटा वी टाइप के हमारे पास यहाँ होते हैं, जहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। और एक्स और वाई, यू और वी जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, रियल फंक्शंस होते हैं। क्लियर? रियल वेरिएबल या रियल फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है वो हमारे पास होता है, सुन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करी जाए तो ये हमारे पास ऐसे होंगे, एफ जेड होगा या फिर डब्ल्यू टाइप का होगा, है ना। तो इस प्रकार के हमारे पास फंक्शन होते हैं जिसको हम एफ जेड या डब्ल्यू के रूप में डिनोट करते हैं। तो एक तो आपको समझ में आ गया हो कि रियल हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली क्या होता है। और आज जो डिस्कस करेंगे वो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है वो आया कहां से। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रूट्स निकलते हैं। एक तो रियल रूट्स होता है, एक इमेजिनरी रूट होता है, और इमेजिनरी रूट से ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट निकला है। तो इमेजिनरी रूट के अंदर अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि जो रूट -1 होता है उसको हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं भैया, आयोटा से डिनोट करते हैं। नॉर्मली आप सभी को पता होगा, है ना। जब भी हम इमेजिनरी रूट बात करते हैं तो आयोटा आता है और आयोटा को हम रूट-1 से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, -1 होती है। अगर मैं बात करूं आयोटा क्यूब तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस आयोटा होती है। अगर मैं बात करूं आयोटा पावर 4 तो भैया इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। राइट? अगर कोई पर्टिकुलर आपसे आयोटा पूछ लिया जाए कि भैया बताओ आयोटा की पावर 10, है ना, ऐसा पूछ ले, आयोटा की पावर 103, है ना, अगर ऐसा पूछ ले तो हम क्या करते हैं, सुन, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, सुन, आयोटा की पावर 4 इंटू 25 इंटू आयोटा क्यूब, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और हम जानते हैं कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आयोटा क्यूब आएगी, और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा के बराबर होती है। एक और बताना चाहता हूँ, सुन, याद रखिएगा, चार अगर हमारे पास कोई भी कॉन्जिक्यूटिव आयोटा इमेजिनरी रूट से मैं बात करूँ, सुन, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा पावर 4, बेटा इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भैया, 0 होती है ना। चार कॉन्जिक्यूटिव जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स लाइक इमेजिनरी लाइक इस प्रकार से आयोटास हैं, उनको अगर आपने जोड़ दिया लगातार कॉन्जिक्यूटिव को तो उसका सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आप करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स है जिसके बारे में आपको जानकारी आवश्यक है, क्योंकि जब मैं इनको आपको कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको वहां पे चीजें समझ में आनी चाहिए। अब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स को नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। एक होता है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, एक होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ना। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, है
है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, एक किया जाता है रेक्टेंगुलर, एक किया जाता है पोलर, है ना, ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो सुन यहाँ पे बात करी जाए रेक्टेंगुलर, तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर में हमारे पास क्या होता है, सुन जब भी हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास x प्लस आयोटा वाई टाइप का दे रखा है, तो ये जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ओमेगा जो होता है वो भी एक प्रकार से रूट होता है ना, और ओमेगा भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से निकलता है ना, ठीक है, एनएसजी है ना, वो हम बात करेंगे अभी आपके सामने मैं जब डिस्कस करूंगा, है ना, तब बताऊंगा यहाँ पे कि nth रूट ऑफ यूनिटी को कैसे निकालते हैं। एक बार हम धीरे धीरे बेसिक को समझते हैं, है ना, एनएस एक बार समझने की कोशिश करो बेटा ना, कंसेप्ट पे यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम बात करें यहाँ पे, तो जो x होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, x और y हमारे पास नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग बातें हो सकती है ना, तीन अलग अलग बातें हो सकती है। अगर z आपसे ये बोला जाए कि हमारे पास एक नंबर दे रखा है जो कि 2 + 3 आयोटा, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है, राइट। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ, सुन ये इमेजनरी, ये रियल एक्सिस होता है और इसको हम इमेजनरी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। ये सुन ये रियल पार्ट होता है और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सुन ये 2 + 3 आयोटा जो होता है वो एक प्रकार से यहाँ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बोलोगे तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे दिखाता है ना, कि भैया एक पॉइंट है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं सुन यहाँ पे हमारे पास ऐसा दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू, मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और यहाँ पे या ऐसा ले लो सुन, यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है x प्लस, मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है 2 आयोटा, है ना, कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है ना, ऐसा दे दीजिए ना, कि एक तो वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास क्या है, कौन, देखो और देखो मेरी बात सुनो, ये x प्लस आयोटा है, दोनों कांस्टेंट है तो हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर बाई चांस एक वेरिएबल है और दूसरा कांस्टेंट है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार यहाँ पे x तो x ही है और y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, और y अगर 2 हो गया तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचता हूं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हम जानते हैं कि अगर मैं आपके सामने बोलूं y = 2 तो बेटा y = 2 है, और ये हमारे पास x यहाँ पे क्या रहा है सुन, एक वेरिएबल, तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, पर y हमेशा 2 रहेगा, तो ये हमेशा क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सुन ये हमेशा ये क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब बात करी जाए यहाँ पे कि अगर हमारे पास z = x प्लस आयोटा y, मान लीजिए दोनों ही हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है ना। अब वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा कि भाई इसकी वैल्यू इसके बीच में, इसके बीच में, है ना। मान लीजिए हमारे पास ऐसा दे दिया जाए कि भैया x और y दोनों वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू ऐसे दे रखी है यहाँ पे, है ना, कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास दे रखा है -2 से 2 के बीच में, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है 0 से 3 के बीच में, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए, क्लियर है ना भाई। अल्टीमेटली वेरिएबल है तो किसी न किसी बीच, किसी न किसी रेंज में होंगे, मान लीजिए ऐसा दे रखा है। देखो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी शानदार चीजें इस बार मैंने पूरा R&D किया, और मैं चाहता हूं कि आपको शानदार बेसिक्स के साथ चीजों को लेके आऊं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बेटा ध्यान दीजिएगा ये x एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस है, क्लियर। अब देखो x की जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में जा रही है ना, तो x की जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में जा रही है, मतलब ये हमारे पास -2 है और ये हमारे पास +2 है ना, और y की जो वैल्यू है 0 से 3 के बीच में जा रही है ना, तो y की जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बीच में जा रही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ऐसा है सरफेस, ये क्या बनेगा, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे x और y दोनों में वेरिएबल है तो ये हमेशा क्या करते हैं भैया, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमेशा इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन को हम समझेंगे, फिर उसके बाद उसी को मैं पोलर में आपको लेके चलूंगा, है ना। पर पहले हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब पे वीडियो है जहां पर मैंने एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में एक एनसीईआरटी लेवल का टॉपिक समझा रखा है, वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, आप जरूर देखिएगा, है ना। अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास जब भी हम कार्टिजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस आयोटा y, है ना, तो एक इसका कॉन्जुगेट का कंसेप्ट होता है ना, और वो कॉन्जुगेट का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन z बार इज इक्वल टू ये आएगा x माइनस आयोटा y, है ना। बट इसका कॉन्जुगेट हमारे यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है भैया, ये रिफ्लेक्शन होता है ना। ये हमारे पास x है, ये y है, राइट।
अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज एक्स कोमा वाई, है ना, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे z इज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, तो कॉन्जुगेट जो होता है वो एक्जैक्टली हमारे पास यहाँ आएगा दैट इज एक्स माइनस वाई। तो ये एक्चुअली होता है इसका रिफ्लेक्शन, है ना, अगर आप देखोगे तो इसका रिफ्लेक्शन होता है, और ये हमारे पास z बार से डिनोट करते हैं दैट इज एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर होता है। क्लियर? अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसमें जेड जेड बार अगर आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जेड जेड बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो बेटा यहाँ पे इसको लिखते हैं मॉड जेड का स्क्वायर, है ना, जेड जेड बार को हम मॉड जेड का स्क्वायर लिखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास होता है, तो याद रखिएगा एक कंसेप्ट निकल के आता है कि मॉड जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड जेड बार के बराबर होता है। क्लियर? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहां पे अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर यहां पे उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप कौन से कोऑर्डिनेट में हमारे पास, जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि यार हमारे पास एक नंबर दे रखा है, जो दे रखा है आई थिंक जेड हमारे पास दे रखा है -2 + 3 आयोटा, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3, मतलब ये -2,3 होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, जो कि कार्टेशियन नंबर है, उनका सम कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपके बात बताना चाह रहा हूँ, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर z को ले लेता हूं मैं a प्लस आयोटा बी, है ना, और z2 को ले लेता हूं मैं p प्लस आयोटा क्यू, और आपसे बोला जाएगा भैया बताओ पहला कंसेप्ट कि z1 प्लस z2 क्या होगा, तो बेटा रियल पार्ट से जुड़ जाता है एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट से जुड़ जाता है ना। तो ये तो आप सभी को पता है, मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर मैं आपके बोलूं कि मुझे इसको माइनस करना है, तो बेटा क्या होगा, a प्लस आयोटा बी, है ना, इसको माइनस करेंगे तो बेटा रियल पार्ट के साथ माइनस हो जाएगा एंड इमेजनरी पार्ट के साथ माइनस हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे दोनों का प्रोडक्ट निकालना है ना, दैट इज z1 डॉट z2 निकाला, राइट, तो यार ये क्या आएगा, डॉट तो नहीं होता एक्चुअली, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, तो a प्लस आयोटा बी इंटू यहाँ पे क्या आएगा सुन, p प्लस आयोटा q हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ए पी, है ना, प्लस आयोटा ए क्यू प्लस आयोटा बी पी प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का बी क्यू हो जाएगा। अगर आप रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो ए पी माइनस का बी क्यू प्लस आयोटा सुन ये आएगा ए क्यू प्लस का बी पी हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ना। इसमें अगर मैं बात करी जाए यहाँ पे डिवाइड करना हो, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि z1 अपॉन z2 निकालना, तो बेटा जब भी हमारे पास z1 z2 निकालना है तो ये आएगा a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा p प्लस आयोटा क्यू। जब भी हमारे पास इस प्रकार से नंबर दे रखा है तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे ना, आई थिंक ये आएगा ना। तो यहाँ हमारे पास क्या करेंगे सुन, जब भी इसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी आपको ऐसा करना हो तो आपको क्या करना है सुन, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा ना। सो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा p माइनस आयोटा क्यू अपॉन p माइनस आयोटा क्यू आएगा। देन हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे नीचे वाला तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा रियल पार्ट ए पी, है ना, एंड सुन यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस का बी क्यू हो जाएगा एंड प्लस का आयोटा बेटा ये आएगा हमारे पास बी पी एंड माइनस का ए क्यू हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? थर्ड सेकंड में चेक हो गया, चलो z1 माइनस z2 आएगा, है ना, तो बेटा ये क्या आएगा, a माइनस का p, है ना, हाँ जी, a माइनस का p और b माइनस का q हो जाएगा। यस यू राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जो कि आप सभी को आना चाहिए और मुझे लगता है ये सभी चीजें आपको पता है, इसके बारे में ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? सुन आपको बता ही दिया है ना, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है इसको, है ना। बाकी आपको मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये भी आप सभी को पता ही हो गया, है ना। अब सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। एक सवाल मुझसे पूछा गया था और वो सवाल से बात करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन समझाना चाहता हूँ। अब पोलर समझते हैं कि पोलर एग्जैक्टली होता क्या है, राइट, है ना। तो सुन, कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको पोलर में यहाँ पे इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? अब पोलर में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है तो उसको पोलर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई नंबर दे रखा है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर? बेटा यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया है ना, और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा बेटा, एक्स कोमा वाई है, और यार हमारे पास ये पॉइंट रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारे पास यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक x है,
और बेटा ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, y है। भाई यही मतलब होता है जब ये x और y कोऑर्डिनेट की बात करी जाती है, तो यही मतलब होता है, राइट। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ से हमारे पास एक लाइन खींचता हूँ, ये है ना, इसको मैं नाम देता हूँ r। क्लियर है। अब जानते हैं सुनिए, जो r होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह से हाइपोटेनस है। अगर ये x है तो बेटा ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू होती है हाइपोटेनस की, वो क्या आ जाएगी भैया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं, है ना। सुन याद रखिए, यहाँ पे ये जो एंगल होता है इसको हम थीटा एंगल लेके चले, तो बेटा यहाँ से हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन ये होगा x इज इक्वल टू, बेटा थीटा इधर आ रहा तो ये r cos थीटा हो जाएगा, और y की जो वैल्यू होती है वो r sin थीटा हो जाती है। याद है ना बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, है ना। तो x की जो वैल्यू होती है वो r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा हो जाता है, राइट। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करूँ, है ना, बेटा इन दोनों को डिवाइड करता हूँ ना, तो जब मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास y बाय x हो जाएगा। बेटा r से r कैंसल, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स मॉड y बाय x। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। सुन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो हमारे पास z था, इस z को हमने क्या लिख देंगे, सुन यहाँ पे इस z को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर देखिए आप समझाने की कोशिश करता है ना। बट एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं z की वैल्यू यहाँ रखूँ r cos थीटा, है ना, r sin थीटा, बेटा सुनना मेरी बात, है ना, तो z इज इक्वल हम जानते हैं x प्लस आयोटा y, पर हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज r cos थीटा प्लस r, है ना, आयोटा आयोटा साइन थीटा, है ना। तो बेटा यहाँ पे हम r को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बेटा ये आएगा r e की पावर आयोटा थीटा। तो कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में कार्टेशियन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां पर r की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है और थीटा की वैल्यू ये होती है। ये आपको समझने की आवश्यकता है, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर z को लिखने का जो तरीका होता है वो r e की पावर आयोटा थीटा होता है। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि r और थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तीन केस बनेंगे। पहला केस, अगर r भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है ना, एंड थीटा भी अगर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए भैया, कांस्टेंट हो जाए, है ना, ठीक है। अब एक बात समझोगे कि यार सर थोड़ा सा समझा दो यहाँ पे, है ना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ जी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि r भी कांस्टेंट और थीटा भी कांस्टेंट, है ना, प्लीज याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। बेटा यहाँ पे अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया और उस कोऑर्डिनेट को ये लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, प्लीज याद रखिएगा इस 1 प्लस आयोटा को अगर मैं पोलर में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखेंगे, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज याद रखिएगा, है ना। ठीक है, सुन यहाँ पे हमारे पास ये 1 कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। अब 1, 1 है तो हम जानते हैं कि इसको लिखने का तरीका तो ये होता है। बेटा उसके लिए मुझे r ये है ना, ये होता है ना, तो r e की पावर मुझे r चाहिए और r की वैल्यू ये रहेगी। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ तो बेटा कितना आएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2, है ना। और मैं थीटा की बात करूं तो बेटा ये क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1, है ना, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा भैया, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई, √2, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, π/4। तो एक तरह से देखा जाए तो इसको पोलर में लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, √2 e की पावर आयोटा π/4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसको खोलोगे बेटा, इसको खोल के देखो वापस, है ना, क्या आएगा, √2 ये आएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और जब इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा भैया, है ना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे r भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो बेटा ये हमेशा क्या करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा एक और चीज बताना चाह रहा हूं, याद रखिएगा जब भी हमारे पास यहाँ पे एक बात समझे यहाँ पे, कि जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन आती है तो आप जानते हो अगर मैं दोनों तरफ इसको होल स्क्वायर करूं तो बेटा ये आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नॉर्मली आप देखते ही पता लगता है कि सर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना, क्या करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक तरह से देखा जाए तो ये होता क्या है, एक सर्कल ही है ना, ठीक है ना, एक तरह से हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ना, पर यहाँ पे एक पॉइंट था तो ये एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, अगर हम यहाँ पे r और थीटा दोनों कांस्टेंट ले रहे हैं तो। क्लियर है। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे बात करते हैं सेकंड केस, है ना। सेकंड केस लेता हूं कि अगर मैं r को यहाँ पे वेरिएबल ले लूं, है ना, क्या ले लूं भैया, वेरिएबल।
और थीटा को मैं ले लूं कांस्टेंट, अगर मैं ऐसा ले लूं, है ना, तो बेटा मेरी बात सुनो, थीटा कांस्टेंट है और आर की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, √2 ना आके कुछ और आ जाए, है ना, तो सुन √2 ना आके कुछ और आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा भैया, आर तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आर तो कुछ भी हो सकता है, थीटा वो का वही है ना, और थीटा अगर वो का वही है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, इसमें ऐसे केस में ये क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे केसेस में वो क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है, अगर ऐसा होता तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता। अब थर्ड केस की बात करते हैं, अगर आर भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, आई थिंक सॉरी मैंने गलत कर दिया, सुन, आर हमारे पास कांस्टेंट है एंड थीटा वेरिएबल है ना, अगर ऐसा आता है कि आर कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है ना, तो अगर आर कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है, इसका मतलब एंगल चेंज हो रहा है, पर आर कांस्टेंट है, और जब भी ऐसा होता है किसी की रेडियस कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है, तो वो क्या करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, याद है कि नहीं, तो बेटा ये हमेशा क्या करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अरे मूर्खों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर कांस्टेंट है, थीटा चेंज होता जा रहा है, थीटा चेंज होता जा रहा है, थीटा चेंज होता जा रहा है ना, आर तो वो कोई, तो बेटा क्या करेगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, ठीक है, याद रखने की आवश्यकता है, पर सर्कल की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो सर्कल की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, भाई रेडियस से तो फिक्स है तो वो करेगा। अब सुनो मेरी बात, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि यार आर भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल है ना, तो बेटा फिर ये क्या करेगा, पूरा एक सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रेडियस भी कांस्टेंट चेंज हो रही है ना, और थीटा भी चेंज हो रहा है, अब रेडियस चेंज हो रही है तो हो सकता है रेडियस छोटी हो जाए, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, रेडियस बड़ी हो गई ये ऐसा हो जाएगा, बड़ी हो गई तो ये हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या करेगा, एक सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है ना, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर, तो ये बहुत मजेदार चीज है जो कि आपको समझनी चाहिए, और बहुत ही कंसेप्ट है जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है और आपको समझना चाहिए इसको, राइट। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि सर एक देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और याद रखने की आवश्यकता है, और वो कंसेप्ट होता है दैट इज z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा, बहुत काम की चीज है ना, बहुत ही काम की चीज है ना। इसमें एक बात समझाना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जब भी हमारे पास, प्लीज याद रखिएगा, है ना, अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लूं, यहाँ पे क्या ले लूं भैया, आर की वैल्यू क्या ले लूं मैं, 1 ले लूं, बाई चांस 1 ले लूं, तो बेटा ये क्या आएगा, z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना, चलो आर रहने दो, है ना, इसमें आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें याद रखिए, बहुत काम की चीजें, और ये डी मावे थ्योरम होती है और इससे बहुत कंसेप्ट निकल के आते हैं, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर है, इसमें याद रखिएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आर स्क्वायर और ये आएगा ई की पावर 2 आयोटा थीटा, है ना, अगर आप ऐसा लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ई की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, सर ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, पर हम जानते हैं कि सर ये 2 तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, इसका मतलब 2 भी यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये होता है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और इसी को हम डी मावे थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं यहाँ पे z पावर n, तो बेटा ये क्या होता है, r पावर n, n ऊपर जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, बेटा n अंदर जाता है तो क्या आएगा भैया, z पावर n r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और इसी को हम डी मावे थ्योरम कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें मैं आपके सामने कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बच्चे बोलते हैं सर z क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे निकालते हैं, सर इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, सर एक बताओ मुझे, सर इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, z पावर 4 माइनस 1, चलो एक काम करते हैं ये लेके चलते हैं ना, या +1 किसी को भी ले लो, है ना, किसी को भी ले लो, है ना, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, बेटा इसके रूट्स डी मावे थ्योरम से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं समझने की कोशिश करना, है ना, बेटा सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, याद रखिएगा ना, तो बेटा ये आएगा z क्यूब इज इक्वल टू -1, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात, इंटरेस्टिंग चीज समझने से पहले एक छोटी सी चीज मेरे से गलती हो गई, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना, फिर हम बाद में आएंगे, इसमें एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताना भूल गया, है ना, बेटा सुनना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा,
ये 4 चीजें याद रखिएगा, है ना, ये 4 चीजें। इन चारों चीजों को लिखने का तरीका समझिए। बेटा 1 जो होता है ना, इसको लिखते हैं हम लोग कॉस पाई कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख दे कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओ मूर्खों, सही है, लिख सकते हैं। 2n पाई 0 होता है ना, साइन, और इसकी वैल्यू 1 होती है, सही है। चलो जी, इसको लिखते हैं -1। बेटा -1 को कैसे लिखते हैं, कॉस 2n माइनस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n माइनस 1 पाई। बेटा ओड पाई के लिए कॉस नेगेटिव होता है ना, ओड पाई के लिए कॉस नेगेटिव होता है ना। बेटा याद है ना, पाई 3 पाई 5 पाई सबके लिए नेगेटिव होता है, ये 0 होता है। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सुन, इसके बारे में आते हैं, यहाँ पे आता है ना। बेटा ये हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है, वो आएगी हमारे पास 4n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अरे मूर्खों, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2n प्लस 1 भी नहीं लिख सकते आप, है ना। बेटा गलत कर देगा, 2n प्लस 1 में लफड़ा कर देगा, है ना। ठीक है, अब सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस आयोटा में ये नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तो ये नेगेटिव अब यहाँ पे आएगा। सुन, cos 2n माइनस 1, नहीं 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 नहीं, सुन 4n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया तो आगे कहानी समझ में आ जाएगी। अब कैसे, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आपको मैंने क्या बोला भैया, मेरे को रूट निकालना है z³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। बेटा z³ इज इक्वल टू -1 आएगा, तो z इज क्यूब इज इक्वल टू, बेटा -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, दैट इज कॉन 2n माइनस 1 पाई, है ना, प्लस आयोटा साइन 2n माइनस 1 पाई। बेटा लिख सकते हैं इसको ऐसा, मूर्खो लिख सकते हैं -1 को, -1 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब ये 3 है ना, ये z³ है, तो बेटा एक काम करता हूं, पावर 1/3 कर देता हूं, लिख लूं, तो ये z हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? अब ये 1/3 है, तो बेटा डी मॉर्गन थ्योरम से 1/3 कहां आता है, यहाँ आता है, तो ये आएगा cos 2n माइनस 1 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 3। बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर? अब n की, अब देखो इसकी रूट्स निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 0 रखनी पहले, है ना, या n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दो सबसे पहले, है ना, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दो, तो बेटा z1 आएगा सबसे पहले, है ना। बेटा 1 रखेंगे तो ये आएगा cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। बोलो सही है, पहला रूट ये आएगा, इसका पहला रूट ये आएगा, है ना। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आता है 1/2 प्लस आयोटा बाय आयोटा √3/2, है ना। फिर हम बात करते हैं, सुन n की जगह हम यहाँ पे 2 रखते हैं, है ना, तो यहाँ से z2 निकल के आता है ना। बेटा 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4, है ना, तो ये पाई हो जाएगा, cos पाई, है ना, प्लस आयोटा, बेटा यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा sin पाई, और हम जानते हैं cos पाई की वैल्यू -1 हो जाती है। सेकंड रूट इसका ये होगा। बेटा थर्ड रूट की बात करते हैं, तो थर्ड रूट हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो आएगा z3 इज इक्वल टू n की जगह हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5, 5 पाई बाई 3, cos 5 पाई बाई 3, है ना, तो क्या आएगा बेटा cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3, है ना। बेटा ये हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा भैया, है ना, ये आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो बेटा ये आएगा 1/2 माइनस का आयोटा √3/2, और मूर्खों यही तुम्हारे रूट्स होते हैं, याद है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर आगे 4 रखेंगे तो, बेटा 4 करेंगे तो रिपीट कर जाएगा, ये पहला रूट आ जाएगा वापस, है ना। तो इस प्रकार से हम रूट्स निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के, ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यही है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर यही होता है। आपकी इच्छा है कि सर मुझे तो है ना, एक काम करो सर, मुझे ये निकालना है सर, z5 प्लस आयोटा के रूट्स निकालना है। ये आपसे बोला जाए कि सर मुझे z5 -1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालने, इसके रूट्स निकालने, है ना, तो इसके रूट्स निकल जाएंगे भैया आराम से। ये देखो, ये देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे पास z5 इज इक्वल टू 1 है, और 1 की वैल्यू ये रह गई, है ना, तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आएगा, वही पावर 1/5, तो ये आएगा हमारे पास cos 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5।
अब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख दो, रूट्स निकल जाएंगे पांचों। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इस प्रकार से इमेजिनरी रूट्स को हम डी मावे थ्योरम से इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है, सुन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको अभी और समझनी है। थोड़ी लंबी क्लास हो रही है पर मैं निवेदन करूंगा कि आप पेशेंस के साथ समझें, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। सुन, याद रखिए हमारे पास 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है ना। एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा दैट इज 2,3 है ना, बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट ये दे रखा हमारे पास माइनस का 2,3 है ना, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, ये दे रखा है ना, दैट इज -2 माइनस का 3। और चौथा कोऑर्डिनेट हमें ये दे रखा है भैया, दैट इज 2 माइनस का 3, ठीक है। सुन, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्लियर है ना। हम जानते हैं सुन, पहला कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ गया भाई, ये रह गया, तीसरा कोऑर्डिनेट ये है और चौथा कोऑर्डिनेट ये है। अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पोलर में कैसे लिखेंगे इसको, तो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखिएगा, है ना। अगर आपको इसका पोलर लिखना है तो बेटा सबसे पहले तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे ना। तो आर का फार्मूला वही एक्स और वाई लेंगे ना। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4 + 9 दैट इज √13 है ना। और थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, थीटा tan इनवर्स y/x, बेटा ये होता है हमारे पास, है ना, tan इनवर्स y/x। एक काम करते थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं ना, तो आपके लिए ठीक रहेगा ना। मुझे लगता है थोड़ा सा इजी एग्जांपल 1,1 ही लेता हूँ ना, ठीक है। आई थिंक 1,1 लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं तो क्या आएगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना। फिर बाकी दूसरा भी आप इजीली समझ जाओगे ना। -1,1 एंड ये आएगा, मैंने 1,-1 ले लिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा ना। तो r इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स y/x दैट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये इसकी 1/1 रखेंगे तो ये π/4 आ जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब सुनना मेरी बात, जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है ना, ये है, तो बेटा उस वाले केस में हमारे पास जो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है बेटा, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना। सुनना मेरी बात, अगर ये है तो उस वाले केस में z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भैया, ध्यान दीजिएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, z इज इक्वल टू क्या होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, r दैट इज √2 e की पावर आयोटा π/4 है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है, ये आएगा यहाँ पे। पर जैसे ही एंगल आपका यहां आ गया, जैसे ही कोऑर्डिनेट यहां आ गया, तो उस वाले केस में यहां पे क्या आ जाएगा, सुन, पाई माइनस π/4 हो जाएगा ना। बेटा यहां पे हमारे पास z की जो वैल्यू, इस वाले केस में अगर आप z को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जो भी देखो यहाँ पे आता है तो यहाँ थीटा आता है ना बेटा, यहाँ थीटा आता है, तो यहाँ आता है सुन पाई माइनस थीटा, क्या आता है भैया, पाई माइनस थीटा आता है। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास देखेंगे तो इस वाले केस में z की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास थीटा कितना है, π/4, तो पाई माइनस थीटा कितना आएगा बेटा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी बेटा, √2, और पाई में से π/4 गया तो बेटा e की पावर आयोटा 3π/4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होता है यहाँ पे। अब बोलो सर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो सुन यहाँ पे जो भी है देखो, यहाँ पे हमारे पास ये थीटा है, तो बेटा ये जो होगा ना, ये माइनस का पाई माइनस थीटा होगा, याद रखेगा। और ये थीटा है तो यहाँ पे ये क्या होगा सुन, माइनस का थीटा होगा। तो कुल मिला के शुद्ध भाषा में समझाना चाहूं तो शुद्ध भाषा ये बोलती है कि यहाँ थीटा होता है तो यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, ये सुन यहाँ माइनस थीटा होता है और यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर। तो अगर आपको इसका एंगल निकालना है तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, याद रखिएगा, z इज इक्वल टू √2 आएगा, वही है ना, 3π/4 है ना, पर ये आएगा e की पावर माइनस का आयोटा 3π/4 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं कि यार इस वाले केस में क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे जो थीटा था हमारे पास, कहाँ गया ये, है ना, तो ये क्या आ जाएगा सुन, z इज इक्वल टू √2 e की पावर माइनस का आयोटा π/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक ही कोऑर्डिनेट को मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में आपको समझाया, चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। क्लियर है। अब क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा, पूरी कहानी समझा दी मैंने, है ना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको मजा आएगा। क्लियर है ना। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बाकी तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, z बार ये होता है, z + z बार की वैल्यू ये होती है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगी और जहाँ जरूरत पड़ेगी। इसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कि z1 + z2 दो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका अलग अलग सम जो होता है मॉडुलस वो हमेशा इससे बड़ा होता है, और अगर इसका डिफरेंस की बात करी जाए तो ये बड़ा हो जाता है ना, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, है ना। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, यूलर फार्मूला मैंने बताई दिया, सुनिए भी मैंने कहानी बताई दी डी मोइर थ्योरम की। सुन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सुनिए देखिए, 1 + आयोटा की पावर 8, आपसे क्या बोल रहा है सुन, 1 प्लस, याद रखिएगा, 1 + आयोटा की पावर 8।
तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि ये 1,1 यहाँ आ रहा है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाल लो, फिर पावर 8 लगा के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें हमने अभी देखा यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, √2, और थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, है ना, अभी बताया मैंने, है ना। तो सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो z इज इक्वल टू आएगा √2 e की पावर आयोटा π/4 आ जाएगा। अब बेटा ये क्या करेंगे, पावर 8 कर देंगे ना बेटा, z की वैल्यू उठा के रखो, है ना। तो यार ये आएगा √2 e की पावर आयोटा π/4 की पावर 8 आ जाएगा, क्लियर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ आएगा ये √2 की पावर 8 एंड e की पावर आयोटा, है ना, ये क्या आएगा सुन, 2 आयोटा आ जाएगा, है ना। तो बेटा इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 16 आएगी, एंड ये आएगा cos 2 प्लस आयोटा साइन 2 और हम जानते हैं बेटा साइन 2 0 हो जाता है ना, और ये हमारे पास 1 हो जाता है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 हो जाएगी। सुन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं यार कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा, बेटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 माइनस 5 आयोटा, है ना, प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। तो 2 और 5 7, और ये माइनस का 3 आयोटा, आई थिंक 7 माइनस 3 आयोटा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुन, लड्डू क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। चलो जी, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सुनो मेरी बात, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया बताओ 1 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस 5 आयोटा का मॉडुलस क्या होगा। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस, क्या पूछे कि भैया इसका मॉडुलस क्या होगा, है ना, इसका मॉडुलस क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले क्या करना, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, और इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या करना बेटा, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 7 माइनस 3 आयोटा, है ना। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मॉडुलस का मतलब क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 58 आ जाएगी, क्लियर है यार, ये हमारे पास आएगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है इस प्रकार के क्वेश्चन के ना, मॉडुलस अलग अलग भी चला जाता है, अगर आपको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर मॉडुलस पूछे तो हम क्या करेंगे, सुन 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस एंड 2 माइनस 5 आयोटा का मॉडुलस, है ना। बेटा इसका मॉडुलस कितना होता है, याद रखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस कितना होता है बेटा, 4 प्लस 25, है ना, ये आता है। तो बेटा ये आएगा √2 प्लस 29, बेटा यहाँ पे 2 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी अलग अलग देखो, इसका अलग अलग मॉडुलस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना है मैकेनिकल 2010 में, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए आप कैसे करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे भैया, इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, बेटा मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा ना, 3 प्लस 4 आयोटा मॉडुलस 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा ना। और बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 16, एंड इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस 4 हो जाती है, राइट। तो बेटा ये आएगा 25, और नीचे आ जाएगा √5, है ना। तो बेटा √5 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सुन, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सुन आपसे बोला जरा कि लॉग की पावर रूट आयोटा क्या होता है। तो सबसे पहले आप आयोटा को लिखो कि आयोटा को कैसे लिख सकते हो, आप आयोटा को एंगल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें ये एंगल यूज कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि इसी एंगल से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। सुनिए यहाँ पे याद रखिए, सबसे पहले हम आयोटा को लिखते हैं, तो आयोटा को हम कैसे लिखते हैं भैया, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, भैया समझ में आया क्या। सुन, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, है ना। अब इसकी पावर 1/2 करो बेटा, क्या करो 1/2 करो, है ना, 1/2 करो बेटा, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये काम करो, मरने दो, है ना, इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं, रहने दो, है ना। इसको यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर आयोटा π/2, बेटा सही है, ऐसा लिख सकते हैं, लिखो बेटा। तो लॉग ये क्या आएगा, सुन यहाँ पे अंडर ऑफ, है ना, या पावर e की पावर आयोटा π/2 पावर 1/2, है ना। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आई थिंक, है ना, आयोटा π/2 पावर 1/2, है ना। तो ये आएगा लॉग, बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, आई थिंक ये वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर है ना, और ये cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 आयोटा आ रहा है इसकी वैल्यू, आई थिंक ठीक है ना। अब पावर 1/2 लगाएंगे, है ना, तो यही आएगा भैया। तो यार ये π/2 आएगा, तो e की पावर क्या आएगा, आयोटा π/4 आ जाएगा, है ना। अब हम जानते हैं e से log कैंसिल हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं e से log कैंसिल होता है, तो यार ये आएगा आयोटा π/4, दैट इज आई थिंक
आयोटा पाई बाय 4 आएगा, तो इमेजनरी पार्ट है तो पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा, है ना। आपसे इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है वो, क्लियर है। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन गेट 2018 में एक और पूछा गया था। इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, करना है ना, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा भैया, सुन द वैल्यू ऑफ, या पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, है ना, -1 की पावर माइनस का 2 आयोटा बाय पाई। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस? ए हमारे पास है ए स्क्वायर, बी हमारे पास है ई की पावर 2 आयोटा, सी हमारे पास है ई की पावर -2 आयोटा, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है ई की पावर -2। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले आप -1 को लिखिए बेटा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, बेटा इसकी वैल्यू होती है ई की पावर आयोटा पाई। अब ये उठा के यहाँ रखो, है ना, तो बेटा ई की पावर आयोटा पाई की पावर माइनस का 2 आयोटा अपॉन पाई आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर आयोटा पाई -2 आयोटा बाय पाई आ जाएगा। बेटा पाई से पाई कैंसल, तो ई की पावर माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सो सुन हमारे पास -1 होती है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देखो, पहली बात तो हमें ये देखने की जरूरत है कि ये कौन से क्वाड्रेट पे आएगा, है ना। देखो क्वाड्रेट समझ लीजिए, क्वाड्रेट ई वाला आएगा ना, दैट इज -5 और 5, है ना, ये आएगा। इसका मतलब 100% ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया, करने की जरूरत नहीं। अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा, वो कहां से आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए जी, सुन यहाँ पे देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन जो आएगा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सुन पाई माइनस थीटा आएगा यहाँ पे ना, तो देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास टेन जो आएगा वो वही आएगा ना, सुन वाई बाय एक्स, है ना, ये आएगा, मोड वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगा ना, तो सुन पाई बाय 4 आएगा, तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो अल्टीमेटली 3 पाई बाय 4 ही आएगा, बाकी इसके मॉडुलस की वैल्यू आएगी। सुन सी ऑप्शन करेक्ट है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस आयोटा पावर n का रियल पार्ट क्या होगा, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस। सुन याद रखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इधर देखिए आप लोग, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को, n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रखने पर कितना आ रहा है। बेटा 1 रखेंगे तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा, और हम जानते हैं ये तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है भैया, तो यार ये आएगा आर जेड इज इक्वल टू √2 ई की पावर आयोटा पाई बाय 4। बेटा ये था, अब n इज इक्वल टू 1 रखने पर कौन दे रहा है भैया ये वैल्यू, n इज इक्वल टू 1 रखने पर आई थिंक ये दे रहा है, n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये तो नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा, क्वेश्चन खत्म। इसमें एआई का कोर्स है जो कि मैथ्स कैर पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।